हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई का रिज़ल्ट आने के बाद सभी बच्चों को चिंता थी कि सर री एग्ज़ाम में 15 दिन में क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो लास्ट हमने फिजिक्स की एक वीडियो अपलोड की थी कि भैया 15 दिन के अंदर कैसे फिजिक्स कंप्लीट की जाए। तो उसमें कमेंट देख करके हमने कोशिश करी कि आज आपके सामने ये बताया जाए कि 15 दिन के अंदर केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा जाए और सर कैसे मार्क्स लाए जाएं। तो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि सर चैप्टर हमारे पास कौन कौन से थे। ये कुछ चैप्टर लिखे हैं जो भैया जो आपके सिलेबस में थे। सॉलिड स्टेट था, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये बाकी जो चैप्टर है ये सारे ऑर्गेनिक के आते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री में हुआ करते थे जब आपने एग्जाम दिया था। पहली चीज़ तो भैया ये जान लीजिए कि जैसा कि आपने जो एग्जाम दिया था वो डिलीटेड सिलेबस का था, तो जो अभी आपका री एग्जाम होगा उसमें भी डिलीटेड सिलेबस ही आएगा, कंप्लीट सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है। अब सर सवाल ये है कि इतने सारे चैप्टर में हम पढ़े क्या, क्योंकि दिन 15 ही है, हमें पढ़ना भी ज़्यादा है। तो जरा फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि सर इतने चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर हमें सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में पढ़ने के लिए देखिए सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है एनसीईआरटी में, भैया ये पूरा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको पढ़ना है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। दूसरा, आप पैकिंग एफिशिएंसी को जरूर पढ़ेंगे डेरिवेशन के साथ। एनसीईआरटी में फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन दिया गया है कि हर एक एफसीसी बीसीसी में कितना पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंट होता है, तो उसको पढ़ लेना। तीसरा, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी टॉपिक छोटा सा है, डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसी पर न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, तो भैया उस फॉर्मूले को और न्यूमेरिकल को पक्का तैयार कर लेना। और लास्ट आता है इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 चीजें आपको पढ़नी है सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है। अगला आता है कंसंट्रेशन, अगला आता है सॉल्यूशन। जी सर सॉल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज आपको सॉल्यूशन में पढ़नी है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आप हेनरीज लॉ पढ़ सकते हैं कि सर हेनरीज लॉ जो छोटी सी डेफिनेशन है हेनरीज लॉ की, उसके बाद उसके 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेनरीज लॉ में आप थोड़ा थ्योरी पार्ट भी पढ़ के जाना, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी हेनरीज लॉ से पूछा जाता है। ठीक है। और इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है भैया इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद न्यूमेरिकल्स बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। तो अगर वो चीज छूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया। यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़ना है। ठीक है। और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है इसमें, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन इस चैप्टर के अंदर। वो आपको थ्योरी पोर्शन है, छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपको वैसा का वैसे ही पढ़ना है। ठीक है। लास्ट में आप थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ के बारे में जो है, राउल्ट्स लॉ को हल्का फुल्का उसकी थ्योरी पढ़ लेना। 1-2 मार्क्स में रीजनिंग क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ से पूछा जाता है। ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे तो मैं कहूंगा इसमें कुछ छोड़ना मत, लेकिन चलिए क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो मैं बता देता हूं भैया इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या क्या पढ़ना हो सकता है। सबसे पहला है भैया फैराडेज लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। उसके साथ फैराडेज फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से करके जाना। फैराडे सेकंड लॉ को भी 1-2 कर लेना, लेकिन फर्स्ट लॉ पे ज्यादा ध्यान देना। फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेफिनेशन के साथ न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है बोर्ड में। ये इस चैप्टर से मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सीबीएसई बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। फिर आता है कोलराश रूल और उसके न्यूमेरिकल्स। अगेन ये भरपूर चैप्टर न्यूमेरिकल्स है। आप ये ना सोचे कि इसको पढ़ेंगे सर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो हो जाएगा ना, इसमें न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ठीक है। कोलराश रूल के बाद आप पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ कैसे अफेक्ट करता है इसको। ठीक है। लास्ट आता है इसमें नर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल सर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन। बैटरीज वगैरह सेल्स आपके समय में सिलेबस से हटा दिया गया था, तो नर्स्ट इक्वेशन पढ़नी है। नर्स्ट इक्वेशन की जितनी भी रिलेशंस आती है, नर्स्ट इक्वेशन फैराडे कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन आती है, उन सबके आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं। और अच्छी बात यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफी सारे लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जहां पर मैंने काफी सारे लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपलोड किए हैं। उसमें आपको फैराडेज लॉ मिल जाएगा। ठीक है। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाएगा, कोलराश रूल मिल जाएगा, आपको वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन मिल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका जो है हमारे लेक्चर में, आप हमारे चैनल पे आएंगे तो वहां से आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके। नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स।
इसमें क्या पढ़ना है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में हमें जानना है कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पक्का पढ़ लेना। ये छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत पूछा जाता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये पढ़ लेना, ठीक है। रेट कांस्टेंट की यूनिट जरूर पढ़ लेना बेटा। इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, तो इनको पढ़ लेना कि भैया रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या क्या होती है, ठीक है। फिर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ पढ़ लेना और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ लेना भैया, इन पे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। हाफ लाइफ पे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। लास्ट में आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है और एक एग्जांपल जरूर याद कर लेना, ठीक है। इनमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उनमें आपको हर एक का एग्जाम्पल जरूर पढ़ना है। एक एक मार्क्स में घुमाने के लिए बोल सकता है राइट द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भैया। सीबीएसई बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसके आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहला है हमारे पास एड्सॉर्प्शन आता है। एड्सॉर्प्शन में आपको जानना है फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है वो पढ़ना है, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है वो पढ़ना है, उन दोनों में डिफरेंस आपको जरूर जानना है, ठीक है। इसके बाद एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पूछा जाता है भैया, उसको देख लेना, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ठीक है। इसके साथ एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, कि एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे गैस मास्क में इस्तेमाल होता है, रिमूवल ऑफ कलर फ्रॉम सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हमारे पास एड्सॉर्प्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस के सेपरेशन में हमारे पास एड्सॉर्प्शन यूज होता है। तो इन चीज़ को आप जरूर ध्यान से पढ़ लेना। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ लेना भैया, ठीक है। एक बार आप इस सबको पढ़ने से पहले एक बार डिलीटेड सिलेबस जरूर अपने पास रखना, ठीक है। डिलीटेड सिलेबस में देख लेना जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, अगर मे बी वो भी डिलीट हो रखा हो तो फिर उसको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो लेकिन आप डिलीटेड सिलेबस ध्यान में रख के पढ़ेंगे, अपने पास रख के पढ़ेंगे, और जो मैं बोल रहा हूं फिर उन टॉपिक को मार्क करते जाइए। अगर उनमें से कोई टॉपिक डिलीटेड सिलेबस में आपको लग रहा है कि सर डिलीट हो गया है, दिखा रहा है, तो फिर उसका स्किप कर सकते हैं। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूं भैया क्या पढ़ना है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में फिलहाल मैंने बता दिया क्या है, एड्सॉर्प्शन है, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन है, उन दोनों में डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है वो पढ़ लेना, और एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशन जैसे गैस मास्क, रिमूवल ऑफ कलर, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कैसे इस्तेमाल होता है एड्सॉर्प्शन, एंड सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस में एड्सॉर्प्शन कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब बात आती है सर पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में सर हम क्या पढ़ सकते हैं, चलिए पी ब्लॉक को दिखाते हैं। अभी सरफेस केमिस्ट्री में कुछ और चीजें हैं, जैसे कोलाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा बेटा कोलाइड्स में कुछ छोड़ो मत, कोलाइड्स इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलाइड एक ऐसा टॉपिक है जो खुद में इंटर रिलेटेड है। आपको कोलाइड समझने के लिए पूरा कोलाइड पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी से। तो चलिए फिर भी एक बार बता देता हूं, टाइप्स ऑफ कोलाइड सबसे पहले पढ़ेंगे। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है, एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड कोलाइड के साथ ही आपके पास नीचे दिखाई देगा आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, उसको पक्का पढ़ लेना भैया, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पक्का पढ़ लेना। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स कैसे बनाए जाते हैं। हमारे एनसीईआरटी में 3 मेथड दिए गए हैं, केमिकल मेथड, पेप्टाइजेशन एंड ब्रिग्स आर्क मेथड, तो इन तीनों को जरूर पढ़ लेना। ब्रिग्स आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिकल मेथड में शायद एनसीईआरटी में 4 रिएक्शंस आपको दी गई है, उन्हें आप तैयार जरूर कर लेना। और मैं फिर कह रहा हूँ डिलीटेड सिलेबस देख करके करना एक बार, ठीक है। अगला है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कि सर कोलाइडल सोल्यूशन का प्योरिफिकेशन कैसे किया जाए। 3 एनसीईआरटी में है, तीनों इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इन तीनों ध्यान से देख लेंगे। फिर आती है हमारे पास सर कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। जैसा मैंने अब कहा है भैया कोलाइडल तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है सर, टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मोशन है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, जीटा पोटेंशियल करके आपके पास एक टॉपिक आने वाला है, उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। हमारे पास इसमें आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल, कि कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कैसे करें। हमारे पास कोगुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं भैया। आप बाय बॉइलिंग, उनसे वो एनसीईआरटी में आपको पक्का मिलेंगे, तो इन्हें जरूर पढ़ लेना कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कैसे किया जाता है, ओके। और लास्ट आता है कि प्रोडक्टिव कोलाइड्स। प्रोडक्टिव कोलाइड्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको जरूर पढ़ना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड्स आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन पढ़ लेना, फिजिकल केमिकल में डिफरेंस जान लेना क्या होता है, उन दोनों को पढ़ लेना। उसके बाद कोलाइड भैया पूरा पढ़ना है, मैं फिर कह रहा हूँ। चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन, कोएगुलेशन और जीटा पोटेंशियल, जिसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर इन दोनों की बात करते हैं। ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट रिलेटेड ही होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि इसमें पीरियोडिक टेबल का ही ट्रेंड चलता है, ठीक है।
वैसे इन दोनों चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हटाई गई है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया, जितना भी इसमें अभी बचा है उसको आप कंप्लीट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जितना भी आपके इस चैप्टर में बचा है, ये चैप्टर वैसे ही बहुत छोटा है, डी एंड एफ ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अभी जितना भी इसमें बचा है उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज ही बाकी रहेगी कि भैया हम इन एलिमेंट्स को कैटलिस्ट की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके जो आयंस होते हैं इनमें कलर कैसे होता है, तो वो सब बेसिक प्रॉपर्टी है इन दोनों में। बाकी सब इन दोनों को पूरा पढ़ लेंगे आप, क्योंकि इनमें पहले ही बहुत कुछ हटा दिया गया है। और ये चैप्टर पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, क्योंकि जब तक आपको इनका नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भैया इसमें जो जो बचा है वो आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन दोनों बहुत थोड़ा रह गया है, बाकी तो ऑलमोस्ट सीबीएसई ने काट ही दिया था। अब बात करते हैं सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर क्या पढ़ना चाहिए हमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशंस आती है हमारे पास, छोटी मोटी डेफिनेशंस आती है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है, लाइगेंड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स क्या होते हैं, डेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले इन बेसिक बातों को जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए हर एक चैप्टर का बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बेसिक चीजें याद करनी है। उसके बाद भैया इसके अंदर वीबीटी मत छोड़ना बिल्कुल भी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल मत छोड़ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बड़ा क्वेश्चन पक्का है, तो ये तो कतई मत छोड़ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी कोई नहीं छोड़ेगा। इसके साथ सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जरूर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, और वीबीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीबीटी का बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से। अब बात आती है सर ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक से पहले मैं आपको ये समझा दूं बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स देखिए, जैसा मैं कहूंगा बायोमोलिक्यूल्स भी एक बहुत छोटा चैप्टर है, तो बायोमोलिक्यूल में डिलीटेड सिलेबस को चेक करिए आप, ठीक है। उसके अलावा जो बचा उसको आप ऑलमोस्ट पढ़ ही लो, क्योंकि छोटा चैप्टर है, जल्दी निपट जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ध्यान रखिए ये एक छोटा चैप्टर है, ठीक है, ये छोटा चैप्टर है। अमाइंस एक बहुत छोटा चैप्टर है, तो ये हो जाएंगे आपके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक छोटा चैप्टर है, तो ये हो जाएगा, ठीक है भैया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो IUPAC नेमिंग होती है उस पे लास्ट में फोकस करना, पहले बाकी चीजें और वीबीटी जरूर पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि भैया इनसे बड़ा क्वेश्चन आता है, लास्ट में पढ़ना है, फिर इसका नॉमेनक्लेचर। ये छोटा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, ये भी चैप्टर बहुत छोटा है, तो ये चैप्टर तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे आपके। अब बचा सर ऑर्गेनिक। डर सर यही लगता है ऑर्गेनिक कैसे करें। ऑर्गेनिक करने के लिए भैया सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक करने के लिए आपको सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, सुनो मेरी बात। ऐसा मत करना कि हर एक चैप्टर पहले एक कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, तीसरा कंप्लीट किया, चौथा कंप्लीट किया, ऐसा नहीं। आप पूरी ऑर्गेनिक की नॉमेनक्लेचर को उठाइए, चारों चैप्टर का नॉमेनक्लेचर एक साथ करो, ठीक है। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सर नॉमेनक्लेचर करने के बाद अब क्या करें। नॉमेनक्लेचर करने के बाद हमारे पास आता है कि सर जैसे हेलोएल्केन, हेलोइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो फिर सबके स्ट्रक्चर्स को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर सबकी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे। अगर आपने लास्ट ईयर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये चीज देखी होगी सर कि सारे के सारे चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। हर किसी में एक ही रीजन लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, सॉल्युबिलिटी का, ऑलमोस्ट सेम ही रीजन है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें एसिडिटी के रूल्स काफी आ जाते हैं, ठीक है भैया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद लास्ट में आप इनमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और ध्यान रखिएगा नेम रिएक्शन नहीं छोड़ेंगे, जितने भी नेम रिएक्शन है आप सारे के सारे नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन नहीं छोड़ने। जो भी सिलेबस में है नेम रिएक्शन बिल्कुल तरीके से पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर तैयार कीजिए हर एक चैप्टर का पहले, उसके बाद तैयार कीजिए इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं भैया, इसका स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, हेलोएल्केन, हेलोइन में CX बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में आकर के सभी के रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर पढ़ना भैया, और नेम रिएक्शन तो कहीं मत छोड़ना। सभी चैप्टर में नेम रिएक्शन। आप सोचोगे सर कन्वर्जन कभी कभार दिक्कत करती है, तो कन्वर्जन क्यों दिक्कत करती है, क्योंकि सर हमें रिएक्शन याद नहीं होते। तो मेन चीज ये है आप नेम रिएक्शन याद कर लीजिए, नेम रिएक्शन ही ऑलमोस्ट केसेस में कन्वर्जन बन करके आती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भैया केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या पढ़ना था। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, आपके लिए एक और वीडियो हम बना देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।